विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविताओं पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पंत जी द्वारा रचित प्रथम रश्मि कविता पर बात की, उसकी व्याख्या पर चर्चा की। आज हम पंत जी द्वारा रचित अन्य कविता जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, धूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र, इस पर बात करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे, जानेंगे। धूर्त झरो कविता 1934 ईस्वी में लिखी गई, फरवरी 1934 ईस्वी में लिखी गई और ये कविता पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। युगांत काव्य संग्रह एक युग के अंत की ओर संकेत करता है। युगांत का शाब्दिक अर्थ ही होता है युग का अंत, युग धन अंत। और पंत जी ये मानते हैं कि ये जो काव्य संग्रह है छायावाद के अंत की ओर संकेत करता है। हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि पंत जी की काव्य यात्रा के 4 पड़ाव रहे हैं। छायावाद के 2 कवि निराला और पंत जी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्य यात्रा छायावादी युग में प्रारंभ की, छायावादी प्रवृत्तियों से प्रारंभ की, छायावादी चेतना, छायावादी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसमें अपनी कविताएं प्रारंभ की, लेकिन आगे चल कर के वो दोनों प्रगतिवादी हो जाते हैं। तो ये जो कविता है, ये कविता भी रचना काल की दृष्टि से, चूंकि 1936 ईस्वी तक छायावाद का समय माना जाता है, तो रचना काल की दृष्टि से ये छायावादी है, परंतु इसकी जो चेतना है वह मूल जो स्वर है वह प्रगतिवादी है, क्योंकि इसमें प्रगतिवादी प्रवृत्ति के अनुरूप पुरातन के प्रति विद्रोह और उसके विनाश का स्वर व्यक्त हुआ है और नव सर्जन की जो कामना है इसमें व्यक्त हुई है। इसमें कवि ने पुरातन युग के विनाश, पुरातन के विनाश और नूतनता के आगमन का स्वागत किया है और इसके लिए कवि ने प्रकृति का आलंबन लिया है। प्रकृति के उपादानों के प्रतीकों के सहारे कवि ने अपनी बात कही है। जिस तरह से प्रकृति में बसंत नवसर्जन की ऋतु है, जिसमें पेड़ पौधों पर नई पत्तियां, फल फूल खिलते हैं, लेकिन उससे पूर्व क्या जरूरी है? उससे पूर्व पतझड़ जरूरी है। तो यहाँ कवि भी इस कविता के 4 अनुच्छेद है, उनमें से प्रथम 2 अनुच्छेदों में पुरातन के विनाश की, उसके विनष्ट होने की कामना करता है और 2 अनुच्छेदों में जो है नवसर्जन की बात करता है। तो ये कविता प्रतीकात्मक है, देखते हैं। धूर्त झरो जगत के जीर्ण पत्र है, स्रस्त ध्वस्त ये शुष्क सेन, हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराची, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जड़ नीड जग नीड शब्द वो श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विस्मय यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भरते फिर नव युग की लाली। धूर्त यानी शीघ्रता से और जीर्ण यानी कमजोर, दुर्बल, स्रस्त यानी शीतल, ढीला, ध्वस्त
यानी जो विध्वंस हो गया, नष्ट प्राय। शुष्क यानी सूखे हैं, और शीर्ण यानी कमजोर दुर्बल। पीत यानी पीला है। हिम यानी वैसे तो बर्फ होता है, यहाँ सर्दी, ताप गर्मी। मधु का अर्थ शहद भी होता है, मधु वसंत का भी पर्यायवाची है। भीत यानी डरे हुए। वीत राग यानी जिसका राग बीत गया है, उदासीन। तो इसमें कवि कहता है कि हे जगत के पुराने पत्ते, तुम शीघ्रता से झड़ जाओ। यहां पुरातनता के विनाश की वो कवि कामना करता है। आगे कहता है कि हे श्रस्त ध्वस्त ये शुष्क से, हे पुराने पत्तों, तुम ढीले पड़ चुके हो, शिथिल हो चुके हो, तुम्हारे टहने से बंधन जो है वो ढीला हो गया है, तुम नष्ट प्राय हो गए हो, सूख गए हो, दुर्बल कमजोर हो गए। तो हे सूखे कमजोर शिथिल नष्ट प्राय पुराने पत्तों, तुम शीघ्रता से झड़ जाओ। हिम ताप पीत सर्दी और गर्मी को लगातार सहन करते रहने के कारण तुम पीले पड़ गए हो, और पीलापन तुम्हारी पुरातनता और जर्जर अवस्था की ओर संकेत करता है। मधुवात भीत, और इस कारण वसंत की जो हवा है उससे तुम डरे हुए। वसंत की हवा परिवर्तन की हवा है, बदलाव की हवा है, उससे तुम डरे हुए हो। तुम वीत राग, तुम्हारा किसी के प्रति रागात्मक भाव नहीं रहा, तुम्हारा रागात्मक भाव समाप्त हो गया, जीवन के प्रति रागात्मक भाव नहीं रहा। जड़ हो गए हो, निश्चेष्ट हो गए हो, और पुराचीन हो गए हो, पुराने हो गए हो। अब तुम्हारी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, तुम्हारा जीवन के प्रति कोई राग भाव नहीं रह गया। इसलिए हे पुराने पत्तों, तुम झड़ जाओ। यहाँ कवि जो है पुराने पत्तों के प्रतीक के माध्यम से जगत की, समाज की ऐसी मान्यताएं जो सड़ गल चुकी है, रूढ़िवादी है, पुरातन हो चुकी है, समय के साथ जो अपनी उपयोगिता प्रासंगिकता खो चुकी है, और जो समाज को जड़ता से बांधे रखती है, जीवन में जीवन के प्रति रागात्मक भाव नहीं रह गया है, ऐसे पुरातन मान्यताओं के विनाश की बात करता है। और ये पुरातन जो मान्यताएं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इसके लिए जीर्ण पत्रों का कवि ने प्रयोग, जीर्ण पत्रों का प्रतीकात्मक प्रयोग कवि ने किया है। तो जगत के जीर्ण पत्रों में जो है रूपक अलंकार है। फिर है निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो गई। यहाँ पर जो पुरातन युग है उसकी तुलना एक मृत विहंग से करते हैं। कवि कहता है कि निष्प्राण विगत मृत विहंग, ये पुरातन युग विगत जो युग है वो निर्जीव हो गया, निष्प्राण हो गया, निश्चेष्ट हो गया है। वो मरे हुए पक्षी के समान निश्चेष्ट है, चेतना शून्य हो गया, संज्ञा शून्य हो गया। कवि पुरातन युग के लिए तुलना करता है कि वो एक ऐसा मृत पक्षी है जिसने अभी तक अपना घोंसला नहीं छोड़ा है। जग नीड़ शब्द और श्वास, मृत हो गया है, शब्द और श्वास से रहित है, उसमें अभिव्यक्ति नहीं है, उसमें श्वासें नहीं है, जीवन के प्रति जो आशा है वो समाप्त हो गई, निश्चेष्ट हो गया, संज्ञा शून्य हो गया है। जिस तरह से एक ऐसा पक्षी जो मर चुका है, जिसमें बोलने की अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं है, जिसकी सांसें समाप्त हो चुकी है, और जो संसार रूपी अपने घोंसले को अभी तक जिसने छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं। तो कवि कामना करता है कि च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में होगी। उस मृत प्राय पक्षी के
अस्त व्यस्त बिखरे हुए पंख धीरे धीरे उससे अलग होकर के जिस तरह से झरझर के अनंत में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह से कवि कहता है कि हे विगत युग की मान्यताएं, रूढ़ियां, जो विगत युग की मान्यताएं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, वो ऐसी स्थिति में है कि वो आज निश्चेष्ट हो चुकी है, संज्ञा शून्य हो चुकी है, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। वो भी इसी तरह से धीरे धीरे जो है अनंत में विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए, विनाश को प्राप्त हो जाए। परंपराएं मर गई है, पक्षी मर गया है लेकिन अपने घोंसले से अलग नहीं हुआ। इसी तरह परंपराएं मर गई है परंतु वो आज भी अपना स्थान बनाए हुए प्रभावहीन रह गई है, उनका कोई औचित्य नहीं है और उनका झड़ जाना ही, उनका विनाश हो जाना ही, उनका विदा हो जाना ही जो है श्रेयस्कर है। तो पुरातनता के विदा की, पुरातनता के विनाश की कामना इन दोनों अनुच्छेदों में कवि करता। अब कवि नव सर्जन की कामना करता है। जिस तरह से पतझड़ आ गया और पतझड़ में पेड़ों के पत्ते सूख गए, पेड़ जो है केवल कंकाल मात्र रह गए, फिर उसमें नए पत्ते लगने लगते हैं, फल फूल खिलने लगते हैं, तो वो नव सर्जन है। पुरातन के विनाश से ही नव सर्जन हो सकता है। नव सर्जन के लिए पुरातन का विनष्ट होना आवश्यक है, जैसे बसंत से पहले पतझड़ का आना आवश्यक है। तो कवि कहता कि कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाले। कि जिस तरह से पुराने पत्तों के झड़ जाने से पेड़ टहनियों रूपी हड्डियों का एक अस्थि पंजर मात्र रह जाता है, कंकाल मात्र रह जाता है, उसी तरह पुरानी मान्यताओं के समाप्त हो जाने से समाज केवल कंकाल मात्र रह गया है, अस्थि पंजर मात्र रह गया है। और पुराने पत्तों के झड़ जाने के बाद पेड़ में फिर से नवल रुधिर का संचार, नया रुधिर का संचार, पल्लव लाली, और उस पेड़ पर लालिमा से युक्त नए पत्तों का जो है आगमन हो। इसी तरह जगत से पुरानी मान्यताओं के समाप्त होने से संसार जो केवल एक अस्थि पंजर मात्र रह गया, उसमें फिर से नई चेतना का संचार हो। प्राणों की मर मर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, और नए पत्तों के आगमन से, नए पत्तों के पल्लवित होने से, उन पत्तों की मरमर ध्वनि से, मंद मंद ध्वनि से पेड़ की जो हरियाली है वो मांसलता से युक्त होकर शोभित हो। नए पत्तों के आने पर, पुष्पों के खिल जाने पर पेड़ भरा पूरा हो जाता है, मांसलता उसमें आ जाती है और उस भरी पूरी हरियाली से उस पेड़ का सौंदर्य अभिवर्धित हो जाता है। उसी तरह नए मान्यताओं के झड़ जाने से टूट हो चुके, अस्थि पंजर में बदल चुके इस जगत रूपी पेड़ में फिर से नए पत्तों का आगमन हो और नई चेतना की ध्वनि से जगत का जो जीवन है वो हरा भरा और मांसलता से युक्त हो। आनंद, प्राणों की आनंदमय वाणी से जीवन में स्वस्थ हरियाली का आविर्भाव हो। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। वसंत के आगमन पर उपवन में
पेड़ों के हरे भरे हो जाने पर, उनके नए पत्ते लग जाने पर, उनमें पुष्प खिल जाने पर, आम के पर बोर आ जाने के बाद, जिस तरह से आम के बोरों की सुगंध से कोयल मतवाली होकर के मधुर स्वर में स्वर लहरी करती है, जो सभी को आनंदित करती है, उसी तरह से यहाँ कवि कहता है कि मंत्रित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मत कर। नए यौवन के सौंदर्य से संपूर्ण विश्व पुष्पित हो जाए, मंजरित हो जाए, और संपूर्ण विश्व के इस तरह से यौवन के सौंदर्य से पुष्पित हो जाने के कारण, मंजरित हो जाने पर, जग कर यानी सचेतन होकर के, जाग करके, जग का पिक यानी जग रूपी जो कोयल है वो मतवाली होकर के, मदमस्त कर देने वाली अपनी अमर प्रणय रूपी मदिरा से, प्रेम रूपी मदिरा जो है वह नए युग की प्याली में फिर से भर दे। अर्थात जगत में नूतनता, यौवन का संचार होने से संसार रूपी जो कोयल है वो अपने प्रेम, अमर प्रेम के स्वर से नव युग रूपी प्याली में नई चेतना का, नया जीवन का संचार करते हैं, और इस नए जीवन चेतना से, इस प्रणय स्वर से ये जो जगत है वो सुंदर बन जाए, संसार जो सुंदर बन जाए, नवीनता के आगमन से नई चेतना, नव जीवन का संचार संपूर्ण विश्व में हो जाए, ऐसे कवि की कामना है। और ये जो नया संसार है वो नवीन आशाओं से, नवीन आकांक्षाओं से, नवीन सुखों से परिपूर्ण हो। तो इसमें कवि का प्रगतिवादी स्वर व्यक्त हुआ है। प्रथम 2 परिच्छेदों में कवि विध्वंस की बात करता है, विनाश की, और आगे के 2 अनुच्छेदों में वो नव सर्जन की बात करता है। कवि पुरातनता के विनाश और नूतनता के आगमन का स्वागत इस कविता में करता है। ये कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें जीर्ण पत्र जो है वो पुरातन मान्यताओं की, पुरातनता के प्रतीक है, और नए जो पत्ते हैं, आम की जो मंजरियां हैं, वो नूतनता की प्रतीक है। भाषा इसकी लाक्षणिक प्रतीकात्मक है, तत्सम शब्दावली है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे जगत के जीर्ण पत्र, यहाँ रूपक अलंकार है। ये कविता पूरी तरह से रूपकात्मक है, और इसमें पतझड़ और वसंत के रूपक के माध्यम से कवि पुरातनता के विनाश और नूतनता के स्वागत या आगमन की जो कामना है वो व्यक्त करता है। तो जगत के जीर्ण पत्र ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, यहाँ पर उपमा अलंकार है। विगत युग की तुलना मृत विहंग से की गई है। जगनीड़ में रूपक अलंकार है। और अस्त व्यस्त पंखों से तुम, यहाँ भी रूपक उपमा अलंकार है। कंकाल जाल जग में फैले, यहाँ रूपक अलंकार है। जग के को कंकाल जाल का रूप दिया गया है। मंजरित विश्व में यौवन के यहाँ रूपक अलंकार है, और जग का पिक यहाँ भी रूपक अलंकार है। प्रणय स्वर मदिरा यहाँ भी रूपक अलंकार है, और नवयुग की प्याली यहाँ भी रूपक। तो एक तरह से ये जो कविता है वो पुरातन विचारधाराओं के विनष्ट हो जाने
उनके समाप्त हो जाने की बात करती है, और इस रूप में इसको छायावादी युग के समापन की ओर भी संकेत माना जा सकता है। धन्यवाद।